नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं अंकित कुमार अपने अजय गुरुकुल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम लोग जीके जीएस के 19वें प्रैक्टिस सेट में बहुत ही महत्वपूर्ण जीके के प्रश्नों को अध्ययन करने वाले हैं, जो कि हमारे एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। तो दोस्तों, प्रतिदिन सुबह 9 बजे जुड़ना ना भूलें और हमारे इस क्लास की पीडीएफ आप सभी लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल अजय गुरुकुल पर उपलब्ध हो जाएगी। तो दोस्तों, आज की क्लास की शुरुआत हम आज के मोटिवेशन कोट के साथ करते हैं। आज का मोटिवेशन कोट हमारा कह रहा है, उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। अगर जिद हो जीतने की तो परिस्थितियां भी हरा नहीं सकती। यदि आपने अपने मन में ठान लिया है कि हमें अपनी मंजिल को पाना है, तो दोस्तों कैसी भी परिस्थितियां क्यों न हो, वो परिस्थितियां आपकी मंजिल के आगे, आपके लक्ष्य के आगे, वो सारी परिस्थितियां छोटी ही होंगी। दोस्तों, इसी के साथ हम अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। देखते हैं आज का पहला प्रश्न हमारा क्या है। आज का पहला प्रश्न दिया गया हुआ है, कह रहा है कि दिस फेमस पॉलिटिकल एडवाइजर टू चंद्रगुप्त मौर्य वाज नोन बाई ऑल ऑफ द फॉलोइंग नेम एक्सेप्ट। कह रहा है जो है, चंद्रगुप्त मौर्य इस प्रसिद्ध राजनीतिक सलाहकार को निम्नलिखित में से सभी नामों से जाना जाता है, इसके अलावा कौन सा एक नाम है जिस नाम से जो है चंद्रगुप्त मौर्य को जाना नहीं जाता था। तो ऑप्शन ए में दिया है चाणक्य और विष्णुगुप्त और कौटिल्य या चंद्रगुप्त। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा डी, समुद्रगुप्त के नाम से जो है चंद्रगुप्त मौर्य को नहीं जाना जाता था। चंद्रगुप्त मौर्य को चाणक्य, विष्णुगुप्त और कौटिल्य इन तीनों नामों के नाम से जाना जाता था। किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को। यहाँ पर देखा समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त जो है, समुद्रगुप्त को जो है भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत का नेपोलियन। भारत का नेपोलियन जो है ये समुद्रगुप्त को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? भारत का नेपोलियन यो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी, जो है चंद्रगुप्त मौर्य का समुद्रगुप्त नाम नहीं है। पढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा दिया गया हुआ कह रहा है कि विच ऑफ दीज neighboring countries of Indian wrongly matched with its national sports। कह रहा भारत में इन पड़ोसी देशों में से कौन सा देश गलत तरीके से अपने राष्ट्रीय खेल के से मेल खाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर दिया अफगानिस्तान बुजकाशी, या बांग्लादेश क्रिकेट, या भूटान तीरंदाजी, या नेपाल वॉलीबॉल। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, बांग्लादेश का जो है राष्ट्रीय खेल जो है, नेशनल स्पोर्ट जो हमारा क्रिकेट नहीं है। तो कौन सा इसका जो है हमारा राष्ट्रीय खेल है? इसका राष्ट्रीय खेल हमारा कबड्डी है। कौन सा है? कबड्डी जो है हमारा बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है। कौन सा है? कबड्डी। दोस्तों, यहाँ पर अफगानिस्तान का राष्ट्रीय खेल हमारा क्या है? बुजकाशी है। और बांग्लादेश का हमारा क्या है? कबड्डी है। और भूटान का क्या हमारा तीरंदाजी है। और नेपाल का हमारा वॉलीबॉल जो है। और यूएसए का जो है, अमेरिका का जो है हमारा यूएसए, अमेरिका का जो हमारा राष्ट्रीय खेल है, अमेरिका का जो यूएसए का जो है राष्ट्रीय खेल हमारा क्या है? इसका राष्ट्रीय खेल हमारा बेसबॉल है। क्या है? बेसबॉल। ये हमारा यूपी पैट 2022 की परीक्षा में पूछा भी गया है कि यूएसए का जो है, यूएसए का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बेसबॉल। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न दिया गया, बिलो आर सम इम्पोर्टेंट इवेंट द डेज विच वेयर सेलिब्रेटेड इन 2018, विच ऑफ दीज इज नॉट करेक्टली मैच्ड। दिया है दोस्तों, नीचे कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं और तिथियां हैं जिन्हें 2018 में मनाया गया था। इनमें से कौन सा सही मिलान नहीं है? दोस्तों, यहाँ पर दिया है कि वर्ल्ड रेड क्रॉस डे 8 मार्च, या गोवा रेवोल्यूशन डे 18 जून, या गोवा क्रांति दिवस जो है 18 जून, या वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, या बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस, या द फर्स्ट वर्ल्ड बाइसिकल डे ऑब्जर्व्ड बाय यूनाइटेड नेशन। कह रहा है कि 3 जून को जो है संयुक्त राष्ट्र द्वारा भारत का पहला विश्व साइकिल दिवस, या इनमें से कौन सा हमारा गलत है? तो दोस्तों, हमारा विश्व रेड क्रॉस दिवस ये हमारा 8 मार्च को नहीं, ये हमारा 8 मई को मनाया जाता है।
विश्व रेड क्रॉस दिवस हमारा कब मनाया जाता है? ये हमारा 8 मई को मनाया जाता है। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की। ये चारों दिवस जो हमारे एकदम सही है। करा गोवा क्रांति दिवस 18 जून को मनाया जाता था। यहाँ पर बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस जो हमारा 12 जून को मनाया जाता है। और जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा जो है पहला विश्व साइकिल दिवस ये हमारा कब मनाया जाता है? ये हमारा मनाया जाता है 3 जून को। ये कब मनाया जाता है? ये हमारा 3 जून को मनाया जाता है हमारा विश्व साइकिल दिवस। पढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत दुनिया में सबसे बड़ा फल उत्पादक है। भारत में दुनिया का सबसे फल उत्पादक देश में कौन सा स्थान है? कह इंडिया इज द लार्जेस्ट फ्रूट प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड। कह विश्व में जो है, दुनिया में जो है, भारत जो है फल उत्पादन में किस स्थान पर आता है? पहला या दूसरा? यहाँ पर पहला ऑप्शन में नहीं दिया है। पहला, दूसरा या तीसरा या चौथा या पांचवा। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा पहला। वर्तमान समय में जो है भारत जो है फल उत्पादन और सब्जी उत्पादन में, फल और सब्जियों के उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है? फल और सब्जियों के उत्पादन भारत का स्थान पहला है। और अनाज के उत्पादन में पूछ लेता है। अनाज के उत्पादन में जैसे पूछ लेगा गेहूँ, गेहूँ के उत्पादन में इंडिया का नंबर कौन सा है? दूसरा स्थान है। कौन सा है? दूसरा स्थान है। और पूछ लेता है गेहूँ है और हमारा चावल है, ये सब इसके स्थान में जो हमारे भारत दूसरे तीसरे नंबर पर आता है। और यदि पूछ लेता है सर्वाधिक गन्ने का उत्पादन कहाँ किया जाता है, तो जो है विश्व में सर्वाधिक गन्ने का उत्पादन हमारा किया जाता है ब्राज़ील में। कहाँ किया जाता है? ब्राज़ील में। कहाँ किया जाता है? विश्व में सर्वाधिक गन्ने का उत्पादन ब्राज़ील में किया जाता है। और पूछ लेता है कि जो है ब्राज़ील में जो है काफ़ी के बागानों को हम किस नाम से जानते हैं? बागानों को जो है हम फैजेंडा के नाम से जानते हैं। किस नाम से? फैजेंडा। इधर लिखे थे फैजेंडा के नाम से जो काफ़ी के बागानों को ब्राज़ील में हम फैजेंडा के नाम से जानते हैं। दोस्तों अमेरिका में सर्वाधिक जो है सोयाबीन का उत्पादन यूएसए में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? यूएसए। और जो मक्का का उत्पादन भी यूएसए में सर्वाधिक किया जाता है। और पूछ लेता है जैसे पूछ लेता है गेहूँ का सर्वाधिक उत्पादन, गेहूँ का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ किया जाता है? तो दोस्तों गेहूँ का सर्वाधिक उत्पादन ये हमारा किया जाता है कि हमारा चाइना में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? चीन में किया जाता है। और चावल का भी उत्पादन चाइना में ही पहले स्थान पर ही किया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा इंडिया जो है फल उत्पादन में इंडिया का स्थान फर्स्ट है। कौन सा है? फर्स्ट है। इनमें से चारों ऑप्शन हमारे गलत हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न देखा है इनमें से किस लड़ाई में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब शासित प्रदेश सिराजुद्दौला को हराया था? कह रहा है 1757 में प्लासी की लड़ाई में, या 1760 में वनदेश की लड़ाई में, या 1761 में पानीपत की लड़ाई में, या 1764 ईस्वी में बक्सर की लड़ाई में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट जो है बक्सर के युद्ध में, प्लासी के युद्ध में 1757 ईस्वी में जो है अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराया था। कब हराया था? 1757 ईस्वी में। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? ये पूछ लेता है एग्जाम में, कभी कभी पूछ लेता है प्लासी का युद्ध कब हुआ था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लासी का युद्ध हमारा 1757 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 1757 ईस्वी को प्लासी का युद्ध हुआ था। और कभी पूछ लेता है किसके किसके बीच में हुआ था, तो प्लासी का युद्ध हमारा सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच में हुआ था। किसके? सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच में हुआ था। और पूछ लेता है 1760 ईस्वी में कौन सा युद्ध हुआ था। तो दोस्तों 1760 ईस्वी में विंध्यवेस की लड़ाई हुई थी। कब हुई थी? 1760 ईस्वी में विंध्यवेस का युद्ध हुआ था। किसका हुआ था? विंध्यवेस का। और जो हमारा ये दिया हुआ है करा 1761 ईस्वी में, 1761 ईस्वी में हमारा पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। कौन सा हुआ था? पानीपत का जो तृतीय युद्ध हुआ था। ये किसके बीच में हुआ था? ये हमारा हुआ था अफगानों के बीच, अफगानों और मराठाओं के बीच हुआ था। अफगानों और मराठाओं के बीच में जो है
ये पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 ईस्वी में हुआ था। और यहाँ पर दिया गया 1764 ईस्वी। 1764 ईस्वी में हमारा बक्सर का युद्ध हुआ था। पूछ लेगा कभी कि 1764 ईस्वी में कौन सा युद्ध हुआ, या ऐसे पूछ लेता बक्सर का युद्ध कब हुआ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1764 ईस्वी में। हमारे पानीपत के तीनों युद्ध बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो दोस्तों उनके बारे में जान लेते हैं। पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था? पानीपत का पहला युद्ध हमारा हुआ था 1526 ईस्वी में। कब हुआ था? 1526 ईस्वी में। बाबर और 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। किसके? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में जो है 1526 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद में जो हमारा पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? पानीपत का दूसरा युद्ध हमारा हुआ था 1556 ईस्वी में। 1556 ईस्वी में जो है अकबर और हेमू, किसके बीच में? अकबर वर्सेस हेमू के बीच में हुआ था। किसके? अकबर और हेमू के बीच में 1556 ईस्वी में जो है पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था। और पानीपत का तीसरा युद्ध हमारा 1761 में हुआ था। कब हुआ था? 1761 ईस्वी में हुआ था। ये किसके बीच में हुआ था? ये हमारा अफगानों और मराठाओं के बीच हुआ था। किसके? अफगानों वर्सेस मराठाओं के बीच में हुआ था। किसके? मराठाओं के। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ये जो है 1757 ईस्वी में प्लासी की लड़ाई में जो है बंगाल के प्रसिद्ध नवाब जो है सिराजुद्दौला को अंग्रेजों ने हराया था। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा दिया गया हुआ कह रहा है कि ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम बुद्ध को किस रूप में जाना जाने लगा? ज्ञान प्राप्ति के बाद जो है भगवान बुद्ध को किस रूप में जाना जाने लगा? अगर आफ्टर अटेनिंग इनलाइटमेंट गौतम बुद्ध केम टू बी नाउ एज द, कह रहा जो है ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम बुद्ध को किस नाम से जाना जाने लगा? कह रहा जिन, या बुद्ध, या ज्ञान, या बोधि। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति के बाद जो है इनका बुद्ध के नाम से जाने लगे। किस नाम से? बुद्ध के नाम से जाने लगे। दोस्तों भगवान बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? इनके बचपन का नाम जो हमारा सिद्धार्थ था। कौन सा? इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। भगवान बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। और इनको ज्ञान की प्राप्ति हमारे किस वृक्ष के नीचे हुई थी? बोधि वृक्ष के नाम, बोधि वृक्ष के नीचे जो है इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। भगवान बुद्ध के बारे में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हम अगले न्यू पेज पे लेते हैं। यहाँ पर भगवान बुद्ध का जन्म हमारा कब हुआ था? भगवान बुद्ध का जन्म हमारा 563 ईसा पूर्व में जो है कहाँ हुआ था? 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था, जो कि वर्तमान समय में नेपाल में है। कहाँ स्थित है? नेपाल में है। कहाँ है? नेपाल में है। दोस्तों इनके पिता का नाम शुद्धोधन था। क्या था इनके पिता का नाम? शुद्धोधन था। और इनकी माता का नाम क्या था? इनकी माता का नाम महामाया था। क्या था? महामाया था। इनका पालन पोषण इनकी मौसी प्रजापति गौतमी जी ने किया था। किसने? प्रजापति गौतमी। किसने किया था? प्रजापति गौतमी जी ने किया था। किसने? प्रजापति गौतमी जी ने किया था। प्रजापति गौतमी जी ने किया था। और इनकी शादी जो है 15 वर्ष की आयु में इनकी शादी 15-16 वर्ष की आयु में इनकी शादी हो गई थी। इनकी पत्नी का नाम था हमारा यशोधरा। क्या था? इनकी पत्नी का नाम था यशोधरा। और इनके पुत्र का नाम था राहुल। क्या था? राहुल। जो है राहुल का नामकरण जो है
भगवान बुद्ध के ही द्वारा राहुल नामकरण किया गया था। इनकी जो है 13 वर्ष की आयु में इनकी शादी हो गई थी। 13 वर्ष की आयु में इनका विवाह हो गया था। और दोस्तों उसके बाद में जो है कुछ घटनाएं घटी। कुछ घटनाओं की वजह से भगवान बुद्ध एक बार जो है जा रहे थे अपने राज्य को भ्रमण करने के लिए अपने सारथी चन्ना के साथ। किसके साथ? यहाँ पूछ लेता है कभी कभी एग्जाम में, भगवान बुद्ध के जो है सारथी का क्या नाम था? क्या नाम था? सारथी का क्या नाम था? तो भगवान बुद्ध के सारथी का नाम था चन्ना। चन्ना जो है, चन्ना भगवान बुद्ध को पूरे राज्य का भ्रमण करवाने के लिए लेकर अपने घोड़े पर, रथ पर लेकर जा रहा था। अचानक रास्ते में एक बूढ़ा व्यक्ति मिला। तो भगवान बुद्ध ने सारथी से पूछा, चन्ना से पूछा कि जो है ये क्या है, ये कौन व्यक्ति है, ये बूढ़ा क्यों है? ऐसे प्रश्न किए। उसने फिर बताया पूरी कहानी कि ऐसी ऐसी ये हर व्यक्ति का, ये सृष्टि का नियम है। हर व्यक्ति जो जिसने जन्म लिया है वो वृद्ध अवस्था में अवश्य आएगा। उसके बाद में फिर आगे एक मृत व्यक्ति को देखा, उसके बारे में पूछा। तो चन्ना ने बताया कि जो है हर व्यक्ति का, सृष्टि का नियम है कि हर व्यक्ति जिसने भी जन्म लिया है उसकी किसी न किसी दिन मृत्यु तो अवश्य ही है। और उसके बाद में रास्ते में जो है एक सन्यासी मिला। देखा क्या सन्यासी जो एक वृक्ष के नीचे अपने ध्यान में लीन था। तो उसके बाद में जब चन्ना ने पूछा, भगवान बुद्ध ने पूछा कि चन्ना से कि ये कौन है? तो बताया ये सन्यासी है, ये भगवान के भजन में लीन है। तो दोस्तों वहीं से भगवान बुद्ध के मन में ग्रह त्याग की घटना, वहीं से भगवान बुद्ध के मन में आ गई। और भगवान बुद्ध ने चन्ना को ही सारे राजसी वस्त्र दे दिए और कहने लगे कि आज से जो है हम अपना राजपाट छोड़कर हम जंगल में सन्यासी बनकर जा रहे हैं। तो दोस्तों उसके बाद में भगवान बुद्ध को जो है, भगवान बुद्ध ने 29 वर्ष की अवस्था में घर को छोड़ दिया और इन्होंने 35 वर्ष की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति की। कब की? 35 वर्ष की अवस्था में भगवान बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति कहाँ की? बोध गया, बिहार में। कहाँ की? बोध गया, बिहार में। बोध गया जो स्थान कहाँ है? बिहार में है। बिहार में है। यहाँ पर भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। बोध गया ये हमारा किस? फाल्गु नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के? फाल्गु नदी के किनारे बोध गया स्थित है। दोस्तों इसके बाद में इन्होंने जो है पहला उपदेश हमारा सारनाथ में दिया। पहला उपदेश जो है भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो है कहाँ दिया? सारनाथ में दिया। सारनाथ में जो है भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया। उसके बाद में सर्वाधिक जो उपदेश भगवान बुद्ध ने, सर्वाधिक उपदेश जो है, सर्वाधिक उपदेश भगवान बुद्ध ने श्रावस्ती में दिए। कहाँ दिए? श्रावस्ती में दिए। कहाँ दिए? सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए। दोस्तों भगवान बुद्ध ज्ञान की प्राप्ति के बारे में बताया और इनका जो है परिनिर्वाण जो है 483 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व को जो है भगवान बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व में भगवान बुद्ध की मृत्यु हुई थी। ये कुल 80 वर्ष तक जिए थे। और इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? 483 ईसा पूर्व में ये हमारे कहाँ हुई थी? कुशीनगर में। कहाँ हुई थी? कुशीनगर, उत्तर प्रदेश में हुई थी। कहाँ हुई थी? कुशीनगर, उत्तर प्रदेश में भगवान बुद्ध की मृत्यु हुई थी। दोस्तों ये जो घटना, जो मृत्यु की घटना, ये घटना कहलाएगी महापरिनिर्वाण। कौन सी कहलाएगी? इसको मिटा देते हैं हम एक बार। भगवान बुद्ध की मृत्यु की घटना ये क्या कहलाती है? ये हमारी महापरिनिर्वाण जो है भगवान बुद्ध के मृत्यु की घटना। और भगवान बुद्ध के ग्रह त्याग की घटना को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण जो है भगवान बुद्ध के ग्रह त्याग की घटना कहलाएगी महाभिनिष्क्रमण और मृत्यु की घटना क्या कहलाएगी? महापरिनिर्वाण। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा दिया गया हुआ करा, सम्राट अशोक का कौन सा शिलालेख कलिंग पर उनके विजय का उल्लेख करता है? तो दोस्तों यहाँ पर दिया करा कि प्रथम या फोर्थ या 10वें या 13वें।
तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी, जो है सम्राट अशोक का कौन जो है 13वां शिलालेख में कलिंग के विजय का उल्लेख जो है 13वें शिलालेख में है। ये 13वां शिलालेख जो है, ये जो 13वां शिलालेख है सर्वाधिक बड़ा शिलालेख कौन सा है? सबसे विशाल जो है हमारा 13वां शिलालेख है। 13वां शिलालेख में कलिंग विजय हुई और इसी कलिंग विजय के बाद में जो है अशोक ने युद्ध ना करने का फैसला कर लिया। इतने लोगों की जानें गई, उसी कारणवश जो है अशोक ने युद्ध करने को त्याग दिया। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 13वां शिलालेख सर्वाधिक सबसे बड़ा है और जो है 13वें शिलालेख में कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है। कलिंग विजय के बाद में ही जो है अशोक ने युद्ध करना छोड़ दिया था। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया हुआ हमारा कर रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खुदाई की खोज किसने की थी? दोस्तों हड़प्पा सभ्यता के लोथल की खुदाई किसने की थी? दयाराम साहनी जी ने, या राखलदास बनर्जी जी ने, या S.R. राव जी ने, या R.S. बिस्ती जी ने? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, S.R. राव जी ने जो है लोथल की हड़प्पा सभ्यता के लोथल की खोज जो है S.R. राव जी ने की थी। और यहाँ पर पूछ लेता है हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो दोस्तों हड़प्पा सभ्यता की खोज हमारे दयाराम हड़प्पा सभ्यता की खोज हमारे जो है दयाराम साहनी जी के द्वारा की गई थी। कब की गई थी? ये 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी जी के द्वारा हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई थी। और कभी पूछ लेता है कि राखलदास बनर्जी जी ने किस चीज़ की खोज की थी? तो दोस्तों राखलदास बनर्जी जी ने जो है मोहनजोदड़ो की खोज किसकी? मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? ये हमारे राखलदास बनर्जी जी ने कब की थी? 1922 ईस्वी में की थी। 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो की खोज राखलदास बनर्जी जी के द्वारा की गई थी। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया गया मुस्लिम लीग के लाहौर सत्र में पाकिस्तान की मांग की गई थी। पाकिस्तान की मांग की गई थी, कब की गई थी? दोस्तों मुस्लिम लीग के द्वारा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। मुस्लिम लीग के द्वारा द डिमांड फॉर पाकिस्तान वाज मेड इन लाहौर सेशन ऑफ द मुस्लिम लीग। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 1932 या 1940 या 1936 या 1942। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, जो है 24 मार्च 1940 ईस्वी को जो है मुस्लिम लीग के द्वारा पाकिस्तान की मांग की गई थी। इसमें जो मुख्य कौन थे जिन्होंने मांग की थी? मुख्य इनमें जो है मोहम्मद अली जिन्ना थे। कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना थे, जिन्होंने भी इसमें जो है बहुत ही अपना सहयोग दिया था। मोहम्मद अली जिन्ना। दोस्तों कभी कभी पूछ लेता है एग्जाम में पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ये हमारे यूपीपी 2019 में पूछा गया प्रश्न है। यूपीपी 2019 में पूछा गया प्रश्न है। 2019 में पूछा गया प्रश्न है कि जो है पाकिस्तान शब्द को सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम चौधरी रहमत अली ने किया था। किसने? रहमत अली ने जो है सर्वप्रथम पाकिस्तान शब्द का प्रयोग चौधरी रहमत अली जी ने किया था। 1942 ईस्वी में जो हमारा कौन सा आंदोलन हुआ था? 1942 ईस्वी में हमारा भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। कौन सा? भारत छोड़ो आंदोलन हमारा कब हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन ये हमारा कब हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन हमारा 1942 ईस्वी में हुआ था। क्रिप्स मिशन ये हमारा कब हुआ था? क्रिप्स मिशन ये हमारा 1940 ईस्वी में क्रिप्स मिशन आया था। क्रिप्स मिशन। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा
बी। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न दिया गया, कनिष्क प्रथम के शासनकाल के दौरान कौन प्रसिद्ध आयुर्वेद विद्वान रहता था। विच फेमस आयुर्वेदा स्कॉलर लिव्ड ड्यूरिंग द रिजीम ऑफ कनिष्क। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा, देखते हैं क्या, पराशर था, या सुश्रुत था, या चरक था, या धन्वंतरी था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी। कनिष्क के शासनकाल में जो है प्रथम प्रसिद्ध जो है ये हमारा आयुर्वेद विज्ञान चरक था। चरक ने जो है चरक संहिता की रचना किसने की? चरक संहिता की रचना चरक संहिता की रचना जो है चरक ने की थी। कभी कभी वो ऐसा पूछ लेता है कि चरक संहिता की रचना किसने की, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा चरक जी के द्वारा चरक संहिता की रचना की गई थी। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा दिया गया हुआ कह रहा है कि भारत में वंदे मातरम पत्रिका की स्थापना किन्होंने की थी। ऑप्शन ए में दिया है करा गणेश करा हु फाउंडेड द जर्नल वंदे मातरम इन इंडिया। तो दोस्तों यहाँ पर दिया करा गणेश शंकर विद्यार्थी, या रामानंद चटर्जी, या अरविंद घोष, या विपिन चंद्र पाल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी। अरविंद घोष ने 1905 ईस्वी में जो है वंदे मातरम पत्रिका का संपादन कब किया था? ये हमारा 1905 ईस्वी में किया था। ये हमारी शुरुआत इसकी कब हो गई थी? 1906 ईस्वी में ये प्रकाशित हुई थी। कब हुई थी? प्रकाशित 1906 ईस्वी में हुई थी। अभी कभी पूछ लेता है एग्जाम में, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछ लेता है कि वंदे मातरम सर्वप्रथम कब गाया गया और कहाँ गाया गया। तो दोस्तों सर्वप्रथम हमारा वंदे मातरम हमारा 1896 ईस्वी में जो है कोलकाता के अधिवेशन में, कहा कोलकाता अधिवेशन में जो है किसके द्वारा गाया। इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? इस अधिवेशन के अध्यक्ष हमारे थे रहीम तुल्ला सयानी जी थे। 1896 में जो है कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था, उस समय कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष हमारे रहीमतुल्लाह सयानी जी थे। कौन थे? सयानी जी जो है थे। 1896 ईस्वी में कोलकाता में अधिवेशन हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी। वंदे मातरम पत्रिका का संपादन किसने किया था? वंदे मातरम पत्रिका का संपादन सर्वप्रथम अरविंद घोष ने 1905 ईस्वी में किया था। कब किया गया था? 1905 ईस्वी में किया गया था। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया हमारा कह रहा है कि नासा के अनुसार सूर्य के बाद पृथ्वी का निकटतम तारा या सितारा कौन सा है। दोस्तों ऑप्शन ए में दिया गया कर अल्फा सेंचुरी, या बर्नार्ड स्टार, या प्रॉक्सिमा सेंचुरी, या सीरियस। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा आंसर सी। प्रॉक्सिमा सेंचुरी जो है ये पृथ्वी सूर्य के बाद जो है पृथ्वी का सबसे निकटतम सितारा कौन सा है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। इसकी जो है पृथ्वी से जो है इसकी दूरी कुल कितनी है? तो दोस्तों इसकी पृथ्वी से दूरी है कुल 2.422 प्रकाश वर्ष प्रॉक्सिमा सेंचुरी और पृथ्वी के बीच जो है दूरी कितनी है? 4.22 प्रकाश वर्ष। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, प्रॉक्सिमा सेंचुरी। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा दिया गया हुआ कह रहा है कि कौन सा जल गाय अंडमान निकोबार द्वीप से अलग करता है। तो दोस्तों कह रहा है विच वाटर बॉडी डिवाइडेड द अंडमान आइसलैंड फ्रॉम द निकोबार आइसलैंड। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर देखते हैं 6 डिग्री चैनल, या 8 डिग्री चैनल, या 9 डिग्री चैनल, या 10 डिग्री चैनल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी, 10 डिग्री चैनल जो है अंडमान द्वीपों को निकोबार द्वीपों से अलग करता है। यहाँ पर दिया 8 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल ये हमारा मालदीव को मिनी काय से अलग करता है। किसको? मालदीव को मिनी काय से अलग करता है। 8 डिग्री चैनल जो है मालदीव को मिनी काय से अलग करता है। और 9 डिग्री चैनल ये हमारा मालदीव
ये हमारा लक्षद्वीप और मिनी निकाय को अलग करता है। कौन कौन से? लक्षद्वीप, यहाँ पर हटा देते हैं इसको, लक्षद्वीप और मिनी निकाय को अलग करता है। किसको? लक्षद्वीप और मिनी निकाय को नॉर्थ डिग्री चैनल अलग करता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी। दोस्तों ये थे आज के हमारे 15 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। इसके बारे में जो है हमने इनका पोस्टमार्टम भी किया है, हर एक ऑप्शन को भी आप सभी लोगों को इसके बारे में अच्छे से बहुत ही बताया है। इसके बाद में आज हम अपनी लल्लन टॉप सीरीज की ओर बढ़ते हैं। लल्लन टॉप सीरीज में आज हम लोग इम्पोर्टेंट बुक्स जो हिस्ट्री की इम्पोर्टेंट बुक्स हैं उनको आज अध्ययन करेंगे, जो कि हमारे एग्जाम में बहुत ही बार पूछे जाने की संभावना रहती है। तो दोस्तों अपनी लल्लन टॉप सीरीज की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं पहला प्रश्न हमारा क्या है। पहला यहाँ पर देखकर प्राचीन कालीन प्रमुख पुस्तकें और उनके लेखक निम्नवत हैं। कह रहा अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? अष्टाध्यायी के लेखक हमारे पाणिनि जी हैं। कह रहा रामायण जो है, रामायण जो है ये हमारी वाल्मीकि जो के द्वारा लिखी गई है। और जो महाभारत है, महाभारत जो है ये वेद व्यास जी के द्वारा लिखी गई। किसके द्वारा? वेद व्यास जी के द्वारा महाभारत लिखी गई है। दोस्तों जो है महाभारत महाभारत का युद्ध कितने दिनों को चला था? दोस्तों महाभारत का युद्ध हमारा 18 दिनों तक लगातार चलता रहा था। दोस्तों यहाँ पर कौरवों और पांडवों के बीच में जो है युद्ध 18 दिनों तक चलता रहा था। महाभारत के बारे में आप सभी लोगों को बहुत ही अच्छे से बता दिया है कि महाभारत का जो फारसी में अनुवाद हमारा अब्दुल कादिर बदायूनी जी ने किया था, और इसको महाभारत को हम फारसी भाषा में जो है रज़्मनामा के नाम से जानते हैं। ये अकबर के समकालीन लेखक कौन थे? ये अब्दुल कादिर बदायूनी जी ने अकबर के शासनकाल में ही इसका फारसी में अनुवाद किया था महाभारत को। और हम जय संहिता के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? जय संहिता के नाम से भी जानते हैं। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर कह रहा महाभाष्य के लेखक कौन है? तो दोस्तों महाभाष्य के लेखक पतंजलि जी हैं। कौन से? पतंजलि। यहाँ पर देखकर पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो दोस्तों पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा है। और दिया कामसूत्र के लेखक कौन है? ये हमारे वात्स्यायन है। कह रहा सूर्य सिद्धांत, इसके लेखक कौन हमारे? इसके लेखक आर्यभट्ट जी हैं। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा सेशन समाप्त होता है। आज एक बार फिर से अपने मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है पुस्तक की रिवीजन कर लेते हैं। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? अष्टाध्यायी के लेखक हमारे पाणिनि जी हैं। और रामायण के लेखक कौन है? वाल्मीकि जी हैं। महाभारत के लेखक वेद व्यास जी हैं। और जो है हमारे महाभाष्य के लेखक पतंजलि जी हैं। और यहाँ पर पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा जी हैं। कामसूत्र के लेखक वात्स्यायन जी हैं। और सूर्य सिद्धांत जो है आर्यभट्ट ने दिया था। दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास। आप सभी लोगों को कैसी लगी? आप सभी लोग कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और दोस्तों आप सभी लोगों को यदि हमारे इस क्लास के प्रश्न पसंद आ रहे हो तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जल्द से जल्द हमारा 1000 सब्सक्राइबर्स का टारगेट पूरा करवाएं। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे सुबह 9 बजे। जय हिंद।